द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मंच से जुड़े सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा प्रणाम। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक की परीक्षा की तैयारी के लिए हम सभी शिक्षक बंधुओं ने कमर कस ली है। उसी कड़ी में आज ज्योग्राफी के अंतर्गत सोलर सिस्टम का सेकेंड वीडियो मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने देखा भी है कि सोलर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही खगोलीय पिंड, सौर मंडल, तारा, ग्रह, प्रकाश वर्ष, पार्सेक, सूर्य के बारे में चर्चा करूंगा और इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सौर मंडल की। सोलर सिस्टम, सौर मंडल कहते किसे हैं? और सौर मंडल के पहले अगर एक पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए खगोलीय पिंड, क्योंकि इस शब्द की चर्चा मैं बार बार करूंगा, तो खगोलीय पिंड का डिफिनेशन आपको ये देना है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर सोलर सिस्टम के बारे में पूछा जाए, सौर मंडल जिसे इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अगर सौर मंडल के बारे में पूछा जाए तो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, जी हाँ, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि पिंड के समूह को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और इस सोलर सिस्टम का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। सोलर सिस्टम का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और वर्तमान में सूर्य के कुल 8 उपग्रह हैं। अगर हम 2006 की पहले की बात करें तो इसके कुल 9 उपग्रह थे। 9वां उपग्रह कौन था? तो जी हाँ, प्लूटो। 9वां उपग्रह कौन था? प्लूटो। तो क्या आप लोग बता सकते हैं प्लूटो को कब ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। तो सूर्य, जिसके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और हम लोग बारी बारी से इन सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन ग्रह से कहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न तो बराबर है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? जी हाँ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, मंगल, पृथ्वी। देखते हैं आप लोग का क्या जवाब होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैं चर्चा कर रहा था सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल का अभी मैंने डिफिनेशन भी बताया। अब बात करते हैं तारा। तो तारा के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऐसा खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऐसा खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तारा। जैसे सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ग्रह, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है और वे प्रकाश के लिए सूर्य पर आश्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह। जितने अभी मैंने बताया 8 ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? एक मापने की क्या है? इकाई है। लेकिन प्रश्न आता है कि किस चीज़ मापा जाता है, ये बराबर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष, जी हाँ, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एग्जाम में आपका एक ऑप्शन रहेगा समय, जिसे आप कभी नहीं मारिएगा। जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो है समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है, जिससे अंतरिक्ष में तारों और ग्रह के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष ये भी कह सकते हैं, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। दूसरे शब्दों में और भी बोल सकते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से, जी हाँ, 1,86,000 मील प्रति सेकंड, जी हाँ, प्रति सेकंड की वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर होती है। जी हाँ, ये पॉइंट हमें याद रखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका मीटर दे दे तो
9.461 गुने 10⁻15 मीटर होती है। तो ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर में दे तो 12 आपका मारना है और मीटर में दे तो क्या हो जाता है 15। यहीं पर हम लोग थोड़ा फंस जाते हैं, जल्दी में थोड़ा सा हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर, और अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.461 गुने 10⁻15 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट और याद रखिए कि प्रकाश की गति करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। जी हाँ, प्रकाश की गति। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को किसने नापा था। तो जी हाँ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रोमर। ठीक है, रोमर महोदय ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को नापा था। ये प्रश्न आता है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि स्टडी ऑफ लाइट, जी हाँ, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। मैं क्वेश्चन ही आपसे ज़्यादा पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि सभी शिक्षक बंधु से भी मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाता है, ये भी एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है। तो आप लोग ये बिंदु को याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष वाला बराबर किलोमीटर में भी और मीटर में भी। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था, रोमर ने। और स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाता है, आपसे मैं जवाब का आशा रखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पार्सेक। पार्सेक क्या है, तो पार्सेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जी हाँ, पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पार्सेक बराबर एक पार्सेक बराबर 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। जी हाँ, 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। तो अब बात करते हैं, अब तो हम लोगों ने बात कर लिया था, अब बात करते हैं थोड़ा सा सूर्य के बारे में, सन के बारे में। सूर्य से वो कौन कौन सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य, जैसा कि आपको पता है, सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है और सौरमंडल का मुखिया भी है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जी हाँ, सूर्य क्या है, अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और सूर्य की अगर आयु की बात करें तो सूर्य की आयु वर्तमान में 4.7 अरब वर्ष है। 4.7 अरब वर्ष है। जी हाँ, सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, 4.7 अरब वर्ष है। और सूर्य एक गैस का गोला है। जी हाँ, सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, ये पॉइंट याद आपको रखना है। जी हाँ, हाइड्रोजन कितना है, 71%, और हीलियम जो सबसे हल्की गैस होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, हीलियम जो सबसे हल्की गैस है। और वायुयान यानी एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम ही भरी जाती है। ये भी प्रश्न बहुत आता है कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम। हीलियम कितना होता है, 26.5%। हीलियम कितना होता है, 26.5%। और अगर बात करें अन्य गैस की तो अन्य में 2.5% होता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर आता है कि सूर्य में इतनी ऊर्जा किस विधि द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा सा आप भी बताइए, चलिए मैं भी बताता हूँ। तो सूर्य में जो इतनी ऊर्जा आती है, सूर्य में इतनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा आती है। जी हाँ, सूर्य में इतनी ऊर्जा किस विधि द्वारा आती है, नाभिकीय संलयन, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जी हाँ, इंग्लिश भी याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। समझते हैं नाभिकीय संलयन है क्या। 2 पॉइंट होता है, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन क्या है, तो जब 2 हल्के नाभिक, ऐसे समझना है, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े भारी तत्व वाले नाभिक की रचना करते हैं, यानी ऐसे, ठीक है, एक बड़े भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किस विधि से आती है, नाभिकीय संलयन से। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिए, हाइड्रोजन बम। जी हाँ, हाइड्रोजन जो बम बनता है वो भी किस विधि पर आधारित है, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। क्या आप लोग बता सकते हैं हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। आप लोग ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, जहाँ से भी प्रश्न आएगा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा और आप लोग का ये
कर्तव्य भी है कि आप लोग बताइएगा हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। तो आप लोगों ने ये नाभिकीय संलयन समझ लिया। थोड़ा सा नाभिकीय विखंडन की भी चर्चा कर लेते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है जी? नाभिकीय विखंडन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NuclearFISSION, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या? नाभिकीय विखंडन। विखंडन में क्या होता है? तो वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक, जी हाँ, एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। यानी कितने भागों में टूटता है? यही नाभिक कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूटता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। इस दौरान बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा परमाणु बम है, जी हाँ, जो हमारा परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे करता है? नाभिकीय संलयन पे। सूर्य में इतनी ऊर्जा किस विधि से आती है? नाभिकीय संलयन से। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट हमें याद रखना है और कन्फ्यूजन भी यहीं ज़्यादा क्रिएट होता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, न्यूज़ वाले भी हल्ला कर रहे हैं कि नाभिकीय हमला, रूस यूक्रेन पर नाभिकीय हमला करेगा कि नहीं। तो आपको तो ये भी पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहली बार जापान पे नाभिकीय बम का प्रयोग किया था, परमाणु बम का प्रयोग किया था। और वो परमाणु बम के नाम क्या थे? तो आपको तो पता है, हिस्ट्री में अगर चलें तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये बम प्रयोग किए गए थे 1945 को, जिसका नाम क्या था? जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। जी हाँ, जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन था। 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। सूर्य में इतनी ऊर्जा, नाभिकीय संलयन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। अब बात करते हैं, ये प्रश्न और एग्जाम में आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो एक बात जान लीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है, 8 मिनट, कुछ पुस्तकों में 8 मिनट 8 सेकेंड भी आपको मिलता है। बीपीएससी भी इस प्रश्न को पूछ चुका है। इवन कुछ पुस्तक 8 मिनट 16 सेकेंड भी देते हैं, लेकिन अप्रॉक्स आपको मानना है 8 मिनट 8 सेकेंड, यही सही माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य के। तो सूर्य के केंद्र का तापमान, जी हाँ, लेकिन पहले सूर्य के केंद्र के बारे में जानिए। सूर्य के केंद्र को हम क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं। जी हाँ, सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है? करोड़ कहा जाता है। जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे आप लोग उसे जरूर नोट कीजिएगा। तो सूर्य के केंद्र का तापमान की चर्चा मैं कर रहा था। सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है? करोड़ कहा जाता है। और सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, इसका तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। और सूर्य के केंद्र का तापमान प्रकाश मंडल से अधिक होता है। प्रकाश मंडल, तो अब प्रश्न आएगा सर प्रकाश मंडल क्या होता है? तो सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर कहते हैं। और इसका तापमान 6000 डिग्री केल्विन होता है। इसका जो ऊपर आगे वाला भाग है इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री केल्विन होता है। और देखिएगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि सोलर स्पॉट, सौर कलंक, तो फोटोस्फीयर पर ठंडे एवं काले धब्बों को सन स्पॉट, सौर कलंक कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सौर धब्बा। आपको इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिएगा सोलर स्पॉट्स क्या है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न आते हैं। और इस सोलर स्पॉट की खोज सर्वप्रथम गैलीलियो ने की थी। जी हाँ, गैलीलियो, पिछली क्लास में मैंने गैलीलियो की चर्चा भी किया था। और सूर्य से एक प्रश्न और आता है कि सूर्य ग्रहण के समय, जी हाँ, सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य फोटोस्फीयर का बाहरी भाग हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। अभी कोरोना देख ही रहे। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश मंडल का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है।
अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझते हैं, अरोरा। अरोरा क्या है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से बराबर आता है कि अरोरा ऑस्ट्रियालिस या अरोरा बोरियालिस कहाँ चमकते हैं या क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसे। देखिए आपको तो पता है ये ग्लोब है तो पृथ्वी मानते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ये आपका क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। तो होता क्या है, बरोरा कहते किसे हैं, अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणें, अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणें सौर पवन तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुव के ऊपर क्या होता है, एक रंगीन चमक वाली किरण फैलती है जिसे हम अरोरा कहते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, जी हाँ उत्तरी ध्रुव पर इसे क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर इसे क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रालिस। जी हाँ ये प्रश्न आता है, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से क्या बना है, ऑस्ट्रालिस, और ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है वो दक्षिणी ध्रुव में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव में, तो ऑस्ट्रेलिया से ही आप क्या बना दीजिए, ऑस्ट्रालिस, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पर इसे हम क्या कहते हैं, बोरियालिस। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम लोगों ने सूर्य के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह, आपको जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह। यहाँ से भी एक प्रश्न आते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन एक बार और लेते हैं, ठीक है, कि ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। यहाँ पे अगर अंतर पूछा जाए तो इसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। जी आंतरिक ग्रह को हम और क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, क्या अंतर है पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह में, यानी आंतरिक ग्रह, समझते हैं। तो जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो सूर्य के निकट होते हैं। जी पार्थिव ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के क्या रहते हैं, निकट रहते हैं, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4 ये सूर्य के निकट हैं, और जो बाह्य ग्रह है जिसे जेबियन ग्रह भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं। सूर्य के नज़दीक होने के कारण आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह जिसे भी जो भी कहिए, इनका तापमान क्या होता है, अधिक होता है, इनका तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और सूर्य से दूर रहने के कारण इनका तापमान क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो आकार की दृष्टि से ये छोटे ग्रह होते हैं, और आकार की दृष्टि से ये बड़े ग्रह होते हैं। जैसा कि आपको पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशली रूप से सभी ग्रह के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि बुध की क्या विशेषता है, शुक्र की क्या विशेषता है, बुध कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से प्रणाम और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।